चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम वही सेम प्रैक्टिस करेंगे मैथ की, जो कि मैं रोज़ करता हूँ। 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें मैथ्स के, और मेरी वीडियो रोज़ सुबह 9:45 पर आती है, तो आप ज़रूर देखा करें। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अच्छा होगा और इसमें मेरे लिए भी अच्छा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर देते हैं सिंप्लीफाई। बिना पेन चलाए जहाँ तक पहुँचा जा सके हम वहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि हमें टाइम बचाना है और अच्छी जगह पर लगाना है, जिससे कि हमें आते हुए क्वेश्चन ना छोड़ें। इंग्लिश में, जीके में, रीजनिंग में जो आते हैं वो क्वेश्चन ना छूटें। इसलिए हमें मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम बचाना होता है, ठीक है, क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें अगर टाइम बच गया तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, और टाइम चला गया तो आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे बाकी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हमें पेन कम चलाना है और ध्यान ज़्यादा रखना है। ठीक है, हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। कर दिया डिवाइड। ये हो गया 7, 5 में 7 करें तो क्या हो गया हमारे पास 8। ये 8 बचा, और ये हो गया हमारे पास कितना, प्लस का 8, और यहाँ पर 36 और प्लस का 8, ये 40 हो गया 84। सिंपल क्वेश्चन था, बिना टाइम बिना पेन चलाए हो गया। ठीक है, और अगर आप भी बिना पेन चलाए चीज़ें करोगे तो आपको मैथ में फ़ायदा होगा, हर चीज़ में फ़ायदा होगा, क्योंकि मैथ दूसरे सब्जेक्ट का फ़ायदा कर देती है अगर आप टाइम कम बचाओगे। ठीक है, टाइम बचा लोगे तो टाइम बचा लोगे तो दूसरे सब्जेक्ट में फ़ायदा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग। फिर सॉल्यूशन करना है इसका, और इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करने के लिए साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यही सबसे पहला स्टेप होता है कि क्या पता साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद सोल्व हो जाए। करते हैं साइन कोस में कन्वर्ट। तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेक थीटा। तो क्या लिख सकते हैं सेक थीटा को हम, सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन थीटा, कोट को, माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। एज इट इज़ रहेगा, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। अब मैंने एलसीएम ले लूँगा और सोल्व करने के लिए इसको, कोस थीटा, यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँगा साइन थीटा। अब क्या बचेगा कोस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। ये सब मैं लिख रहा हूँ जिसके लिए आपको समझ में आ जाए, वरना ये सब लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर प्रॉपर हम पेपर दे रहे हैं। जब हम एग्ज़ाम देंगे तो एक लिखने की क्या ज़रूरत है। अगर आपके दिमाग में आप कर सकते हो, लास्ट स्टेप तक पहुँच सकते हो, तो बीच में लिखना ज़रूर नहीं है। अगर आप लास्ट स्टेप तक नहीं पहुँच सकते तो देखो फिर तो ये करना पड़ेगा आपको, और ये आता है प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आप लास्ट स्टेप पे जल्दी पहुँचोगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि हम साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा और ये कोस थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, अब कितना बचा इन दोनों का इनटू, इसको को साइन से इनटू कर देंगे, इसको कोस से इनटू कर देंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों तो क्या बचेगा साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा। ये सब मैं लिख रहा हूँ बस, ठीक है, ये सब फॉर्मेलिटीज़ हैं। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट स्टेप पे जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा माइनस 1 ये बचा। ठीक है, नीचे साइन थीटा कॉमन भी, क्या प्लस होता तो कॉमन लेते, तो इंटू में ही चल रहा है, मैंने कॉमन बोल दिया। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। क्योंकि जब आप इसको खोलोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका इंटू -1 यही तो होगा। देखो इसको इससे इंटू करें, इसको इससे इंटू करें, फिर इसको इससे इंटू करें, फिर इसको, ये खुद इससे भी इंटू होगा, ये खुद इससे भी इंटू होगा। तो पता है इसको इंटू करने के बाद यही आएगा, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ठीक है, मैंने तो आपको ये समझाने के लिए लिखा था यहाँ पर, ठीक है, एक्स्ट्रा में, कि आप इसको ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो हम करते हैं, इसको इंटू करा तो डायरेक्ट ये आएगा साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, ये आएगा। ठीक है, मैंने पहले इसको इंटू किया, फिर इसको सोल्व किया, मतलब सिंपल सी बात ये है कि इसको मैंने सोल्व किया पूरे को, इसको और इसको क्या लिख सकते हैं 1,
लिख दिया। ये एज इट इज 1 से ये 1 कट जाएगा, क्या बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा, 2 का 2 बच जाएगा। अब ये मैंने इतने स्टेप बेफालतू के लिखे जिससे कि आपको समझ में आए, जिसको कुछ कम समझ में आता है उसको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हो रोज, ठीक है, मेरी वीडियो सुबह 9:45 पे आती है, तो अगर आप रोज ऐसे प्रैक्टिस एक 25 क्वेश्चन भी रोज अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से वो नहीं है कि हो जाएगा, कंसिस्टेंट रहने से होगा, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको ये आएंगे, चाहे रोज आप 25 क्वेश्चन ही क्यों ना करो, लेकिन रोज 25 क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप ऐसे नहीं जा रहे, आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे जाने में फायदा है, ऐसे जाने में वो नॉर्मलाइजेशन हो गया, वो सीधा ऐसे ही बन जाएगा, जो कि इस लाइन से तो नीचे ही होगा, ठीक है। मैं जो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो रोज प्रैक्टिस करा करें जिससे कि मैं ना डायरेक्ट, आप तो ये सब करना पड़ा आपको, मैं यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ पर पहुँचता इस स्टेप से सीधा ये वाला स्टेप, और 2 स्टेप में खत्म। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कोस थीटा टेन थीटा प्लस कोस थीटा इज। तो ये भी क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कितना आसान हो सकता है ये क्वेश्चन। कैसे हो सकता है आसान? एक तो होता है सीधा सीधा सिंपल सिंपल साइन, और जब ये साइन में है और ये टेन में, सीधा सीधा साइन कोस में सबको चेंज कर दो और सॉल्यूशन काट पीट के ले आओ, ठीक है। एक होता है कि आपको पता है ये कैसे कटेगा और आप लास्ट स्टेप पे पहुंच जाओ। कैसे लास्ट स्टेप पे पहुंचाऊं? मैं पहले लास्ट स्टेप जो जल्दी वाला स्टेप है वो बताता हूं आपको, क्योंकि जो पहला स्टेप होता है ना वो आपको याद रहता है, ठीक है। तो मैं पहले वाला जल्दी वाला स्टेप बताता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। दोनों कट जाएंगे, बचा क्या? यहां पर बचा हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा, बस। इसकी जो वैल्यू है ना वो साइन थीटा कोस थीटा है, बस, और कुछ नहीं है। अब कैसे आया मैं यहां पर बताता हूं, कैसा ही साइन थीटा कोस थीटा। इसको कोसेक थीटा क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। क्या बन गया? साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कोस स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा क्या बन गया? सेक 1 अपॉन कोस थीटा, तो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। इससे ये गया, इससे ये गया, बचा क्या? कोस थीटा साइन थीटा, जो कि मैंने अब यहाँ लिखा है, ठीक है। अब देखो इसको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ना मानो तो यहाँ पर मैं सोल्व कर देता हूँ। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको सोल्व कर लो। साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉमन ले, ये हट जाएगा, इससे इसको इंटू हो जाएगा और इसको इससे इंटू हो जाएगा, यही तो बनेगा जो मैंने लिखा है यहाँ पर। इससे ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू है 1। आसान था, बस आप अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रेड्थ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड हाफ इट्स लेंथ, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 1728 द लेंथ ऑफ द रूम। ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। आप इमेजिन करो एक रूम, यानी एक रूम का मतलब एक क्यूबॉइड, ठीक है। अब क्यूबॉइड में हाइट ब्रेड्थ और लेंथ ये 3 होती है, वॉल्यूम होती है LBH, LBH होती है वॉल्यूम, जो कि 1728, ठीक है। द ब्रेड्थ ऑफ द रूम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, ठीक है, एंड हाफ इट्स लेंथ, ठीक है। 17 28, 8 को इंटू करेंगे, L क्यूब इज इक्वल टू 64 2 8 और ये 13, ठीक है। L क्यूब की वैल्यू 13824। अब पता कैसे करें कि ये क्यूब है और किसका क्यूब है इन 4 ऑप्शन में? तो आपको एक चीज, अच्छी चीज बताता हूं मैं। देखो, अगर मैं इसका क्यूब करूं तो इसका क्यूब कैसे होगा? 18 इंटू 18 इंटू 18, 8 64, लास्ट में 4
8 चौके 32, लास्ट में 2, लास्ट में 2 आना चाहिए। इस 28 का क्यूब में लास्ट में 2 आता है, इसमें 4 है, गलत। लास्ट में 0 आएगा, गलत। 4। अब देखो यहाँ पर 2 2 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो 34 एक 24, 34 का क्यूब बहुत ज्यादा चला जाएगा, ध्यान रखो आंसर है 24। क्यों? 4 चौके 16, 16 चौक 64, लास्ट में 4, और इसमें भी लास्ट में 4 आएगा इसका क्यूब में। लेकिन 34 इंटू 34 इंटू 34 ये बहुत ज्यादा चलाएगा। 13,000 तो बहुत कम है। 34 का स्क्वायर लगभग 34 का कितना, 34 का क्यूब हमारे पास लगभग कितना जाएगा, 40,000 के पास जाएगा, लगभग 40,000 के पास लग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 35 करके देख लो, 35 चला गया 40,000 के ऊपर, और ये तो 13,000 है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए जब लगा सकते हो, वरना आप सीधा सीधा क्यूब निकाल लो, क्यूब निकालना है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC and A is equal to 70 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। बहुत आसान क्वेश्चन है। दो साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक एंगल 70 का है, दो कितने के बचे, 2 बचे हमारे पास। 70 में से अगर मैं 180 माइनस करूँ तो 110, और 110 बचे तो कितने बचे हमारे पास, 55 और 55। दो एंगल बराबर होते हैं, तो एक ट्राइंगल में दो साइड बराबर, ये एंगल 70, तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। इन दोनों एंगल का प्लस होता है 110, तो बराबर होंगे तो 55 ये वाला और 55 ये वाला। सही बात है। पेन उठाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। नेक्स्ट, तो सक्सेस प्राइस इंक्रीज ऑफ 25% प्लस 25% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ। देखो कई बार डिस्काउंट देते हैं सक्सेसिव प्राइस में, अब की बार इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट में सक्सेसिव प्राइस में प्लस हो जाता है। देखो अगर डिस्काउंट दिया होता तो 25 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 25/100 हो जाता, लेकिन अब इंक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीमेंट के लिए देखो प्लस तो करना पड़ेगा, और डिक्रीमेंट होता है तो माइनस करना पड़ेगा, सिंपल है तो, ठीक है। तो 50 माइनस होगा, सॉरी 50 में प्लस होगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, 48 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब 50 में प्लस कितना होगा ये देख लेते हैं। 625 में से ये हो जाएगा देखो 25 का स्क्वायर 625, 625 लिख दिया, पॉइंट लगा दिया 2 पॉइंट के बाद, क्योंकि नीचे 100 है, तो 56.25। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हाइट। देखो बहुत आसान क्वेश्चन ये भी। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई RL, तो पाई तो है ही सेम टू सेम, अब पाई की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और पाई R रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का इंटू तो हम करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 3 चौके 12, 12 भी आंसर का दी, 12 टेक क्या हो, क्यों? क्योंकि पाई R L है फॉर्मूला, L H नहीं है, ये L है, ठीक है। स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट क्या होती है, ये वाली होती है स्लैंट हाइट कोन में, ठीक है। कैसे निकालें, रूट में 3 3 9, 4 चौक 16, प्लस करेंगे 25, और ये 5, अब होगा 5 3 15, ठीक है। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ रेट 48,500 is invested at a simple interest of 15% per annum. The rest of the money is invested at the rate of 10% simple interest per annum after 2 years of the first investment. The ratio of interest after 5 years from the time when the first amount was invested is 5:3. How much is the second part that was invested at the rate of 10% per annum? तो ये क्वेश्चन लग बहुत लंबा रहा है, लेकिन है बहुत छोटा। कैसे छोटा, देखो टोटल अमाउंट है 48,000, ठीक है। तो एक अगर अमाउंट x होगी तो दूसरी अमाउंट होगी 48,500 माइनस x। ये दो अमाउंट है हमारे, ठीक है। अब इनका रेशो देखते हैं इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कैसे बना, 48,500 माइनस x, ठीक है। ये वाला मैं पहले वाला लगा रहा हूं जो 5 साल तक लगेगा, ठीक है, जो कि है ये P है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, इंटू कितने टाइम तक, 5 साल तक, और अपॉन 100,
ठीक है, अपॉन 100 तो कट जाएगा क्योंकि नीचे भी फिर रेशो निकालने के लिए ये भी तो आएगा नीचे, ठीक है। P इंटू ये हो गया हमारे पास, इंटरेस्ट कितना था इस पे 10% का, लेकिन टाइम देखो, द रेस्ट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स। यानी देखो टोटल 5 साल इन्वेस्ट किए, लेकिन अलग अलग, पहले वाला पूरे 5 साल तक, दूसरे वाला 2 साल बाद, यानी बचा 3 साल, ठीक है। कितना रेशो बना इंटरेस्ट का 5 रेशो इक्वल टू में 5:3। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू आ गई, निकल गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, 5/3 से 5/3 कट गया, सिंपल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2x उधर जाएगा, 3x ये बचेगा, टोटल 5x हो जाएगा। उधर क्या होगा 48500 इंटू 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे, वैल्यू आई हमारे पास 45, 3 5 7 35 00 इंटू 3, 3 9 27 19,400। ठीक था क्वेश्चन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 2 1/2, देखो सॉल्यूशन करना है, सीधा सीधा सॉल्यूशन करते हैं हम। तो वैल्यू आई, इसको सोल्व करते हैं पहले, ठीक है। इसको सोल्व किया 5/2, ठीक है, 7/4, ये भी ठीक है, -1/6, टोटल क्या हुआ हमारे पास 12, ठीक है। ये आएगा हमारे पास 30 माइनस 21 प्लस 21 माइनस 2 इंटू में आएगा 16, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, ये वैल्यू आई हमारे पास 19, 49/3, 49 से 49 कट जाएगा, तो वैल्यू आई बची हमारे पास 1/3। कितना सही था। नेक्स्ट, Sita takes a loan of rate 35,000 at an interest rate of 10% compound interest compounded annually. She agrees to pay 2 equal installments in 2 years, one installment at the end of each year. Find the value of each installment. इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा बात ये है, रेट है 35,000 और इंटरेस्ट लगेगा 10% 2 साल के लिए, ठीक है। तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तरीका फॉर्मूला वाला, एक तरीका स्टेप छोड़ने वाला, ठीक है। लगेगा फॉर्मूला उसमें भी, लेकिन वो स्टेप छोड़ता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू फर्स्ट EMI, ठीक है, 1 + R/100 -1, ठीक है, प्लस में EMI 1 + R/100 -, 2 साल है, 3 साल होती तो अब की बार ये 3 साल, 1 + R/100 और -n, जितने साल -t, सॉरी टाइम, जितने टाइम माइनस कर दो इसको, ये होती है EMI की फॉर्मूला, ठीक है। अब ये पूरा EMI का फॉर्मूला मैं आपको खोल कर बताता हूँ, जिससे कि आप स्टेप छोड़ सको कि आया कैसे, कहाँ से आया, क्यों आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, ठीक है। देखो EMI होती क्या है, EMI ये होती है कि एक प्रिंसिपल है, मान लो 35,000, 1 रुपये थे 35,000, उस पर 10% का इंटरेस्ट भी लगेगा 2 साल का। लेकिन EMI कैसे बनाए कि देखो ये 35,000 हम लाएं कैसे, कि जो EMI थे ना, EMI को हम मान लेते, ठीक है। वो पहले साल के लिए कितनी थी, 110% थी, हमें वापस से 100% चाहिए। 100% कैसे चाहिए, क्योंकि 1 साल का, ये 1 साल का कंपाउंड लगा, उस EMI पर 1 साल का कंपाउंड लगकर वो 110% हो गई, हमें फिर से वो 100% चाहिए, ठीक है। प्लस सेकेंड EMI का वो 110 इंटू 110, 2 साल था, इंटू 100 हम फिर से वो 100% लिया है दूसरे साल का, तो पहले साल का दूसरे साल का मिलकर 100% फिर से प्रिंसिपल आ गया, हम फिर से वहीं चले गए जहां से आए थे। कुछ आई समझ में, जैसे कि देखो हम, ये EMI है, ये EMI है, ठीक है, ये EMI 110% है, 100% निकाल ली। ये EMI 2 साल के लिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए 110 इंटू 110 है, हम वापस से 100 इंटू 100 निकाल ली, ठीक है। और ये निकालने के बाद हम फिर से पीछे पहुंच गए 35,000 पे।
ये बात ठीक है? ठीक है। अब एक और होता है कि भाई ये है कि हमें ईएमआई कितनी बनी, है ना? कितनी बनी? तो वो ऐसे होता है कि बस इसका उल्टा ई पहले साल के लिए 110 अपॉन 100 प्लस ई इंटू 2 साल के लिए 110 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 100। ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए तो 3 बार 110 110 110 अपॉन 100 100 100 इज इक्वल टू जो टोटल ईएमआई बनी, इन ये टोटल ईएमआई बन गई। कितनी टोटल ईएमआई? हमें वापस बैकवर्ड जाना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है? इसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है? ये ईएमआई नहीं है, कभी ईएमआई सोच रहे हो, नहीं, ईएमआई मैंने लिखा दी है, ये कोई भी अमाउंट है, ठीक है? ये अमाउंट है, ये वाला अमाउंट, ये वाला, ठीक है? तो अब आप स्टेप छोड़ सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छोड़ो, डायरेक्ट वहां पर आओ जहां पर मैं जाता हूँ, ठीक है? वहां पर आओ जहां पर मैं जाता हूँ। देखो मैं कहाँ गया, सीधा 35,000 लिखा, ठीक है? और ईएमआई हमें पता नहीं है तो ईएमआई हमने कॉमन ले ली, ठीक है? ईएमआई कॉमन लेने के बाद क्या है, 10% 2 साल के लिए, इसको सोल्व कर दो। क्या सोल्व किया मैंने, ये हो गया 10/11, 10/11 प्लस में 100/121, ठीक है? इसको सोल्व किया, इसको 121 कॉमन ले लेंगे, वैल्यू है 111 माइनस प्लस 100, ये 210 और 210 10 और ऊपर गए तो 121/210, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो वैल्यू आएगी हमारे पास 35,000/21 इंटू 121, ठीक है? ये लगभग लगभग जाएगा 1 है 6.666, ये जाता रहेगा रिपीटिंग, ठीक है? तो 166 इंटू 121, ये लगभग लगभग जाएगा हमारे पास 121 100 20,000 के लगभग, ठीक है? तो आंसर है 20,167। ये बात ध्यान रखना, आसपास पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आसपास पॉइंट तक आप नहीं पहुंच सकते सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में आसपास पहुंचना इतना ही जरूरी है कि आप फिर एक उस क्वेश्चन को अगर 15 मिनट लगा रहे हो आसपास पहुंचने के चक्कर में, उस क्वेश्चन को 5 मिनट में खत्म कर दोगे। क्यों? क्योंकि मैं भी तो आसपास ही पहुंचा हूँ 20,000 के, मैंने परफेक्ट आंसर नहीं निकाला। परफेक्ट आंसर होता तो ये पॉइंटों में जाता, 20,166.6 पॉइंटों में लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है, हमसे क्या पूछा है ये देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन टेस्ट 2, ठीक है, टू द एवरेज मार्क्स ही गोट इन मैथ्स इन ऑल टेस्ट इज, देखो रेशियो निकालना है, ठीक है? रेशियो कैसे निकालें, ये गिवन है कि हमें क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 100, ठीक है? तो 2 में एवरेज मार्क्स निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालो, ये हो गया 90, 160 और ये हो गया 8, 240, 240, 258, ठीक है? डिवाइड बाय 3, एवरेज निकालने के लिए यह वैल्यू हमारे पास 86। रेशो सेकंड, मैथ्स इन ऑल टेस्ट एवरेज, मैथ्स इन ऑल टेस्ट, ठीक है? 9 9 9 3 18 9 3 27, ये हो गया 9 चौक 36, 9 5 45, ये हो गया 43 और वैल्यू आई हमारे पास 8 तो 10 10 450, वैल्यू आई हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे 43 और 35, क्यों 45 आया, क्योंकि इसको 5 से भी डिवाइड करना होगा एवरेज निकालने के लिए, ठीक है? ये 90 है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है, सीधा सीधा करते हैं सिंप्लीफाई। 4/3 इंटू करेंगे 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3/9, 7 और 3 10, 10/9, ये वैल्यू आएगी 10/9 डिवाइड बाय 10/9, इससे कट जाएगा, बचेगा 1। ऊपर देखते हैं क्या वैल्यू आई हमारे पास, 14 15/7 प्लस में 43/7, वैल्यू कितनी आई हमारे पास
58/7 और इंटू करेंगे 7/9, ठीक है। तो वैल्यू आई हमारे पास 58/9। नेक्स्ट टेबल गिवन है, हमसे पूछा है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी ए ओवर द गिवन ईयर इज व्हाट % ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी डी ओवर द गिवन ईयर्स। तो कंपनी ए की टोटल प्रोडक्शन कितनी है, ये रही कंपनी ए की टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन देखते हैं हम, ये हो गया 50, 3 दूनी 6 और 4 10, 100 और वैल्यू आई हमारे पास ये हो गया 10, 110 और ये 126, यानी 126 डिवाइड बाय कंपनी डी। ये हो गया 4 4 4 दूनी 8, 8 9 10 11 12 13 14 140 और वैल्यू आई हमारे पास 140 150 159 इंटू 100, ठीक है। तो लगभग लगभग कितना जाएगा ये देखो, 3 5 15, 3 3 9, 3 4 12, 3 दूनी 6, ठीक है। 00 छोड़ो, पॉइंट में लगा देंगे, ठीक है। तो नहीं 0.420, ठीक है। एक और जीरो लगाएंगे, 420 420 4 हम 4 5 5 चौके 5 8 40, ठीक है। नहीं ये वाला 126 देखो दोबारा करते हैं, 3 2 5 और यहाँ 2 मैंने 2 मान लिया, 4 है, ठीक है। 7 7 5 12 1 46 146 है, ठीक है। 146 126 146, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 146/159, ये लगभग जाएगा हमारे पास 46 90 से ऊपर ही रहेगा क्योंकि ये बहुत नज़दीक पहुंच गया। 90 से ऊपर रहेगा, 98 है नहीं, आंसर है 91। देखो 4 ऑप्शन गिवन है, मैंने वही आइडिया लगाया कि 4 ऑप्शन में हम काटेंगे किस किस को और आंसर क्या हो सकता है 146/159। अब आप देखो आंसर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता पे चिंता करेंगे, ठीक है। आंसर है 90 से ऊपर, ये गिवन है, ये पता है हमें आंसर होगा 90 से ऊपर। तो ये गलत, ये गलत और ये गलत, 2 बचा 91 98 हो नहीं सकता क्योंकि 98.99 लगभग, और 99% तो लगभग 155 100 इतना ही जाएगा ना, 155 करीब करीब जाएगा, ठीक है। तो बचा आंसर एक, जब एक ही आंसर बचा तो टिक लगा दो। नेक्स्ट इन अ स्कूल द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट नंबर ऑफ द गर्ल्स। अब इसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत है, तो गड़बड़ है। 6:5, सिंपल है, बहुत सिंपल है, करके बताता हूँ। देखो बॉयज जो है वो 20% यानी 120% है गर्ल्स के, ठीक है। 6/5, इतना सिंपल है। नेक्स्ट if one angle of a triangle PQR is greater than the sum of the other two, the triangle PQR will be, देखो इक्विलेटरल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सब एंगल बराबर होते हैं। एक्यूट हो नहीं सकता क्योंकि एक्यूट में तो उससे छोटे होने चाहिए ना 90 से, ठीक है। तो होगा एब्ट्यूज एंगल, सिंपल है, बड़ा है। देखो एक एंगल ऐसा ऐसा, देखो इतना बड़ा एंगल, ये छोटे छोटे दो, हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट if two kind of rice which cost rate 25 per kg and 40 kg are mixed in the ratio 3:2, then find the cost mixture of per kg। देखो 3:2 का मतलब 3 किलो पहले वाला और 2 किलो दूसरे वाला, टोटल कितने हो गए 5 किलो। तो 3 किलो 25 25 या 75 और ये 4 दूनी 8 80 80 155 डिवाइड बाय 5 5 दिया 15 5 एकम। नेक्स्ट टेबल गिवन है, क्या पूछा है ये देखते हैं। देखो इन द फॉलोइंग टेबल द अचीवमेंट ऑफ 10 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन मैथ्स हैज बीन गिवन, ठीक है। स्टडी द टेबल, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द एवरेज अचीवमेंट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज सेम। तो एवरेज का सेम होने का मतलब क्या है कि 10 ही बॉयज है 10 ही गर्ल्स है, इसका मतलब ये होगा नंबर सारे सेम होने चाहिए। सेम तो है नहीं, क्या सेम हो सकते, देखो 56 35 35 88
34, 95 ये सेम तो है नहीं बिल्कुल, सारे सेम नहीं है। अगर ये सेम होते तो एवरेज सेम होती, बिल्कुल नहीं है। द गिवन डाटा इज इनसफिशिएंट टू ड्रॉ एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन, ये तो बिल्कुल गलत है। कंक्लूजन तो निकल रहा है, नंबर मिले हैं बॉयज और मैथ में ये सारे 10 बॉयज को इतने नंबर मिले हैं और गर्ल्स को इतने नंबर मिले हैं, कंक्लूजन क्यों नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। द एवरेज अचीवमेंट ऑफ गर्ल्स इज मोर देन दैट ऑफ द बॉयज, ठीक है। हमेशा से पहले 4 ऑप्शन के बीच इनको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस करते हैं इनका, प्लस देखो प्लस करते हैं हम, कितना आया 6 5 11, 11 4 15, 15 और 9 24, 24 और 9 हमारे पास आया 33, 33 और 9 हमारे पास आया 42, 42 और 4 46, 46 और 9 55, 55 और 2 57, 57 और 9 हमारे पास आया 66, ठीक है। फिर आया 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 8 33, 33 और 9 हमारे पास आया 42, 42 और 9 51, 51 56, 56 और 8 वैल्यू आई हमारे पास 64, 64 और 7 हमारे पास आई वैल्यू 71। गर्ल्स का देखते हैं, 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 9 हमारे पास आई वैल्यू 27, 27 और 7 वैल्यू आई हमारे पास 34, 34 और 36, 36 और 7 ये वैल्यू है हमारे पास 43, 43 46, 46 ये वैल्यू आई 9 55 और 55 और 1 56, ठीक है। 8 16, 16 और 9 हमारे पास 25, 25 और 34, 34 और 40, 40 48, 48 और 9 57, 57 और 6 63 और 7 80 तो 70 और 78। गर्ल्स की वैल्यू ज़्यादा, यानी गर्ल्स की एवरेज ज़्यादा, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, a shopkeeper wanted to sell 2000 worth of product but he had 2 options, giving 3 successive discount of 10% each or giving a single discount of 28%. what was the difference between the 2 option of discount? देखो तीन तीन डिस्काउंट सक्सेसिव, तो ये 3 डिस्काउंट देखो 10 + 10 20 माइनस 1 19 + 10 माइनस 19 इंटू 10 अपॉन 100 29 माइनस 1.9 28 27.1, ठीक है। और एक 28 0.1%, 2000 0.1%, ठीक है। सॉरी 9 0.9 डिफरेंस 0.9%, ठीक है। 18। नेक्स्ट, Amita can build a room in the same amount of time that Beena and Sita working together can build, ठीक है। If Amita and Beena together could do it in 25 days and Sita alone in 35 days, then how many days are required for Beena alone to do the same work? ठीक है, देखो अमिता जो है वो इक्वल टू है बीना और सीता के, ठीक है। यानी बीना जो है वो इक्वल टू अमिता माइनस सीता के, ठीक है। यहाँ पर अमिता एंड बीना, अमिता और बीना है वो काम करती हैं टुगेदर, ठीक है। यानी अमिता प्लस बीना इज इक्वल टू होती है 1/25 और सीता जो है वो इक्वल टू होती है 1/35, ठीक है। हमें किसकी निकालनी है? बीना की, ठीक है। बीना की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ में हमें चाहिए सीता ए हो अमिता माइनस सीता, ठीक है। यानी अमिता माइनस 1/, अब ए की वैल्यू कैसे निकालें ये देखना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू है 1/25 माइनस बी। अब ये जो ए बी है ना मैंने एफिशिएंसी में कन्वर्ट नहीं किए, एफिशिएंसी में कर लेंगे बाद में कन्वर्ट, ठीक है। तो यानी और बी उधर जाएगा, बी इक्वल टू यहाँ पर है, ये बी उधर जाएगा तो बचेगा 2b, ठीक है।
इज इक्वल टू 1/35 और यहाँ पर 1/25 भी है, ठीक है, 1/25 माइनस 1/35। एलसीएम आया 175, ठीक है, 25 4 और 3 7 माइनस 35 5, 2/175, 2 से 2 कट जाएगा, बचा 1/175। ये एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे वर्क में तो 175 दिन। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल, ठीक है, 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% एंड अदर आर्टिकल सोल्ड एट 3600 मोर देन द फर्स्ट, ठीक है। इफ द नेट प्रॉफिट इज 15/27/51%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। देखो, सेम एक्स आर्टिकल 12% के प्रॉफिट के साथ बेचा, प्लस सेम दूसरा आर्टिकल कितने, प्लस 3600 रुपये से ज़्यादा बेचा। टोटल कितना बना, टोटल बना हमारे पास एक्स का 115/27/51, ये बना। तो अगर मैं लगभग लगभग इसको सोल्व करूं, ठीक है, तो अभी ये सोल्व नहीं हुआ, अपन 100 भी होगा इसके, क्योंकि परसेंटेज में चलेगा ना तो अपन 100 लगाना जरूरी है। इसको मैं लिख सकता हूँ 115.5 के लगभग लगभग, ठीक है, क्योंकि देखो 27/51, ठीक है, आधा ही होगा 27/51 का, लगभग लगभग आधा होगा, तो 115.5 में कर देता हूँ, ठीक है, मैंने लगभग किया है ये अपॉन 100, ठीक है। एक्स, यहाँ पर ये एक्स माइनस करेंगे, यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लिया, 112 + 1 यानी 212/100 प्लस 3600 इज इक्वल टू, ये इधर माइनस आएगा 212/100 एक्स, ठीक है, और यहाँ पर ये 2x है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, दो कॉस्ट प्राइसेस, दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, दो प्रोडक्ट हैं एक्स वाले, तो टोटल हो गया 2x, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 115 15 30 230 और ये 5 दूनी 10, एक बढ़ जाएगा 231, 231 212 3600, ठीक है, इज इक्वल टू इंटू 100 डिवाइड बाय 19 से, पर इसकी वैल्यू बहुत छोटी जाएगी, ठीक है, यानी कहीं पर हमने एक्स्ट्रा नहीं लिखा। 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% एंड अदर आर्टिकल फॉर एट 3600 मोर देन द फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर भी 112/100 आएगा, 112/100, तो ये बन जाएगा 224, ठीक है, तो यहाँ पर भी 224, 224 में इसको माइनस करेंगे तो आएगा 7, 19 का जगह 7, यानी 360000/7, ठीक है, वैल्यू आएगी हमारा 7×5 = 51,000 के सम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इसका इसका 3600 नहीं ऐड किया, सेलिंग प्राइस, फर्स्ट वाले के सेलिंग प्राइस में 3600 ऐड किया यहाँ पर, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सिंपलीफाई, देखो करते हैं सिंपलीफाई। सच्चोक 29/4 का स्क्वायर माइनस 29/5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये डिवाइड होगा, हम क्या होगा, डिवाइड होगा 29/5 से इंटू 16/9, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये देखते हैं। बचेगा यहाँ पर 29/4 माइनस 29/5 इंटू होगा 16/9 से, नहीं कट जाएगा ना, देखो कट जाएगा, देखो कैसे कटेगा, ये देखो स्क्वायर है, यानी देखो 29 में अगर कॉमन लूँ, ठीक है, तो क्या बचा 29/16 माइनस 29/25 इंटू में 16/9, यहाँ पर डिवाइड है किसका, 29/5 का,
तो 29 से 29 कट जाएगा, इनटू में यहाँ पर चला जाएगा 5। ठीक है, तो बस ये सोल्व करना है। 5 इंटू 16/9 29/16 माइनस 29 ठीक है, इसको इंटू करेंगे तो बचेगा क्या, 16 16 कट जाएगा, 5 इंटू 29/9 माइनस 5 से 25 कट जाएगा, यानी 16 इंटू 29/5 इंटू 9। ठीक है, कॉमन लिया, ये जाएगा मेरे पास 5 इंटू 9 और यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू 29 माइनस ये जाएगा हमारे पास 16 इंटू 29 कॉमन ले लेंगे, वैल्यू बचेगी 5 और 4 9, 9 से 9 कट जाएगा, 5 छंगे 5.8, क्योंकि वैल्यू आई कितनी बचेगी हमारे पास, वैल्यू 16 कॉमन ले लेंगे, 16 कॉमन लेती 29 कॉमन लेती, बचेगा क्या, ये वैल्यू क्या बचेगी 9, और 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 29/5 जो कि होता है 5। बस यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है, वो संभाल लेना। नेक्स्ट 10⁴ प्लस 10² इज इक्वल टू, तो ठीक है, अगर मैं 10² कॉमन ले लूँ, 10² कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, 10² प्लस 1 जो क्या होता है हमारे पास 10² क्या बचेगा, 10² प्लस 1 जो कि होता है sec² है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec² माइनस 1 और ये sec² है। ठीक है, sec⁴ है माइनस sec² है। नेक्स्ट, a boat can travel 16.9 km downstream in 52 minutes if the speed of the current is 3 km per hour, then how much time will the boat take to travel 84 km upstream, यानी हमें 84 किलोमीटर अपॉन x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, जिसमें 3 y की वैल्यू है 3। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू कैसे मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ मिलेगी 16.9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है 52 मिनट्स में, यानी 52/60। ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या है 3 किलोमीटर, सॉरी y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आएगी हमारे पास यानी 54, 36 और 5 हमारे पास होगा 41 और ये होगा। ठीक है, वैल्यू आएगी हमारे पास 52x प्लस में 5 या 15 2 या 6 156, x की वैल्यू आई 156 माइनस करेंगे, बचा क्या हमारे पास 858 डिवाइड बाय 52 16.5, यानी 84 डिवाइड बाय 16.5 माइनस 3 यानी 13.5, यानी वैल्यू आएगी लगभग 100 वो 840 को अगर मैं 840 ही है ना, हाँ 840 को अगर मैं डिवाइड करूँ 13.5 से तो वैल्यू आई हमारे पास 62 के लगभग, यानी 62 6.22। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ 100 kilometer journey, the average speed of S is 40 km per hour. He covers the first 60 km in 40 minutes and the next 20 km in 50 minutes. What is speed in the last 20 km in kilometer per hour? ठीक है, 100 किलोमीटर जर्नी में एवरेज स्पीड ऑफ S इज 40 किलोमीटर। ठीक है, he covers 60 kilometer in 40 minutes and the next 20 kilometers इन 50 मिनट्स। टोटल कितने मिनट हो गए हमारे पास, 80 किलोमीटर तो ये हो गया। ठीक है, 1.5 घंटा यानी 1.5 आवर प्लस 20/x टाइम में वो टोटल 40 किलोमीटर एवरेज निकलती है उसकी स्पीड की। ठीक है, ये होती है, यानी
100/x हो गया, मान लेते हैं 100/x, ठीक है 100 ये पूरा ऐसे है 100/x मान लेते 100/1.5 + x इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू आई हमारे पास 15 चौको 60, 40 40 1, x की वैल्यू 1, तो 20/1 स्पीड हुई 20 km/h। सिंपल। नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन करना है सिंपल और m की वैल्यू निकालनी, m की वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। वैल्यू है हमारे पास 7m, तो ऐसे एज इट इज रहेगी, ठीक है। क्या बचा हमारे पास -3, यहाँ पर ये -3 और -3 इसमें से होगा तो 46, ठीक है 46, 3 दूनी 6 -2 5 45 4 36 34, 7 डिवाइड करेंगे 87, m की वैल्यू आई हमारे पास 1। थैंक यू।